हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 12वीं के विषय राजनीति विज्ञान का अध्याय समकालीन विश्व में सुरक्षा, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। समकालीन विश्व में सुरक्षा और जानते हैं सुरक्षा का क्या अर्थ है, कौन कौन सी सुरक्षाएँ मुख्य हैं, सुरक्षा के लिए क्या क्या चुनौतियाँ हैं, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं सुरक्षा के अर्थ को। सुरक्षा का मतलब क्या है? शांति को खतरे से मुक्ति या खतरे से रक्षा करना। मतलब किसी देश में शांति व्यवस्था है, उसको किसी भी प्रकार के सब प्रकार के खतरों से मुक्ति दिलाना या खतरों से रक्षा करना, यही है सुरक्षा। किसी समाज व राष्ट्र के कुछ आधारभूत केंद्रीय मूल्य होते हैं, उनको ऐसे किसी भी खतरे से उनकी रक्षा करना जो उनको नष्ट करने वाला हो, ऐसी प्रक्रिया को सुरक्षा का नाम दिया जाता है। तो इसमें हमने देखा सुरक्षा का मतलब है राष्ट्र के केंद्रीय मूल्यों को ऐसे खतरों से बचाना जो खतरे राष्ट्र के केंद्रीय मूल्यों को नष्ट करना चाहते हो। तो अब बात करते हैं केंद्रीय मूल्य। केंद्रीय मूल्य की रक्षा कर रहा है तो केंद्रीय मूल्य क्या चीज़ है? केंद्रीय मूल्य में सबसे प्रमुख है संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता। संप्रभुता का अर्थ है कि राष्ट्र अपने आप में संप्रभु हो, किसी दूसरे राष्ट्र का उसके आंतरिक मामले में कोई हस्तक्षेप न हो। स्वतंत्रता, उसकी स्वतंत्रता सुरक्षित रहनी चाहिए, कोई दूसरा देश उस पर औपनिवेशिक अधिकार बनाने की कोशिश न करे। और क्षेत्रीय अखंडता सुरक्षित रहनी चाहिए। केंद्रीय मूल्य में ये तीन चीज़ें सम्मिलित हैं, संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता। ये केंद्रीय मूल्य हैं। अगर ये सुरक्षित हैं तो उस राष्ट्र को सुरक्षित माना जा सकता है। अब देख लेते हैं एक बार सुरक्षा के प्रकार। सुरक्षा को मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है परंपरागत सुरक्षा और दूसरा है अपरंपरागत सुरक्षा। परंपरागत सुरक्षा मतलब जो प्राचीन समय से ही सुरक्षा का प्रकार चलाता आ रहा है, उसको परंपरागत सुरक्षा कहते हैं। ये भी परंपरागत सुरक्षा को फिर से हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक है बाह्य सुरक्षा, मतलब कि बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा, बाहरी देशों के जो हस्तक्षेप है उससे सुरक्षा। दूसरा है आंतरिक सुरक्षा। आंतरिक सुरक्षा का मतलब है कि देश के अंदर होने वाले विद्रोह या सैनिक विद्रोह हों या सशस्त्र विद्रोह हों, आंदोलन हों, उन सभी चीज़ों से सुरक्षा, आतंकवादों से, आंतरिक आतंकवाद से सुरक्षा। ये तो थी परंपरागत सुरक्षा। अब हम देखते हैं अपरंपरागत सुरक्षा, मतलब जो हमें प्राचीन समय में देखने को नहीं मिलती थी। विश्व में इस नवीन दौर में ही हमें उस प्रकार की सुरक्षा का देखने को मिल रही है। उसको भी हम फर्दर दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है मानव सुरक्षा और दूसरा है विश्व सुरक्षा। तो आगे हम इसका विस्तृत में अध्ययन करेंगे। परंपरागत सुरक्षा, अपरंपरागत सुरक्षा और इसके दोनों भाग, बाह्य सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, मानवीय सुरक्षा और विश्व सुरक्षा। तो आइए देखते हैं इनके। सबसे पहले हम परंपरागत सुरक्षा देखते हैं। किसी राष्ट्र की स्वतंत्रता को हानि पहुंचाने वाले खतरे से मुक्ति है, वही परंपरागत सुरक्षा है। परंपरागत सुरक्षा को हमने देखा था दो प्रकार के भागों में बांट सकते हैं, एक बाह्य सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा। बाह्य सुरक्षा देख लेते हैं। दूसरे देश द्वारा किए जाने वाला आक्रमण तथा युद्ध। बुनियादी स्तर पर किसी भी सरकार के पास युद्ध की स्थिति में तीन विकल्प होते हैं। अगर बाह्य सुरक्षा का मतलब है दूसरे देश के द्वारा आक्रमण करना या उसके साथ युद्ध करना, तो ऐसी परिस्थिति में प्रत्येक देश के पास तीन विकल्प हो सकते हैं। पहला विकल्प है आत्मसमर्पण करना, मतलब कि वो देश दूसरे देश के आक्रमण या युद्ध के सामने आत्मसमर्पण कर दे। दूसरा है अवरोध। सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध की आशंका को रोकना, मतलब उसको, उसके आक्रमण को रोकने की रक्षा करे, रोकने मतलब टालने की कोशिश करे। तीसरा है रक्षा। युद्ध को सीमित रखने अथवा उसको समाप्त करने से होती है उसकी रक्षा। तो ये तीन जो विकल्प होते हैं किसी भी देश के सामने जब उस देश पर आक्रमण होता है या युद्ध होता है उसके साथ। तो ये थी परंपरागत सुरक्षा का पहला भाग, बाह्य सुरक्षा। अब देखते हैं हम परंपरागत सुरक्षा के उपाय कौन कौन से हैं। सबसे पहला उपाय है शक्ति संतुलन। शक्ति संतुलन का क्या अर्थ है? शक्ति संतुलन का अर्थ है पड़ोसी देश के बराबर या अधिक सैन्य क्षमता, मतलब अपनी सेना का विकास
अपने हथियारों का विकास पड़ोसी देशों के बराबर करना या उनसे अधिक करना, ये है शक्ति संतुलन। जब दूसरे देश को लगेगा कि इनके पास भी हमारे बराबर सेना है या हमारे बराबर हथियार हैं, तो वो आक्रमण करने की सोचेगा नहीं और वो शक्ति संतुलन रहेगा, दोनों एक दूसरे से डरते रहेंगे और युद्ध या आक्रमण की स्थिति नहीं होगी। तो ये था परंपरागत सुरक्षा का पहला उपाय। दूसरा है सैन्य गठबंधन। अनेक देशों द्वारा सैन्य समझौते करके गठबंधन बनाए जाते हैं, मतलब पड़ोसी देश या दूसरे देश एक दूसरे के साथ ये गठबंधन करते हैं कि हम आप पर आक्रमण नहीं करेंगे पहले, और ना ही आप हम पर आक्रमण करते हो। या और सैन्य गठबंधनों के अनेक रूप हो सकते हैं। तो सैन्य गठबंधनों के द्वारा भी देश की सुरक्षा का परंपरागत सुरक्षा का एक दूसरा उपाय है। तीसरा है निशस्त्रीकरण, मतलब देशों के द्वारा अस्त्र शस्त्रों के भंडार हैं उनमें कटौती करना भी युद्ध को रोकने का उपाय है, सुरक्षा का उपाय है। जिस तरह हमने शीत युद्ध के समय देखा था, निशस्त्रीकरण को लेकर अनेक संधियाँ हुई थी जिनके द्वारा बार बार जो युद्ध की संभावना हो रही थी उसको समाप्त किया जा रहा था। और चौथा है न्याय युद्ध। न्याय युद्ध से अभिप्राय है युद्ध का प्रयोग व्यक्ति अपनी आत्मरक्षा के लिए करे, न कि दूसरों के जनसंहार के लिए नहीं करना। युद्ध की ऐसी स्थिति में कई बार राष्ट्रों के सामने ऐसी स्थिति आ जाती है कि उसे युद्ध करना ही पड़ता है अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपने लोगों की जनसंहार को रोकने के लिए। तो ऐसे युद्ध को हम न्याय युद्ध के नाम से जानते हैं, मतलब न्याय के लिए किया गया युद्ध। ये न्याय है, अपनी जान की रक्षा करना, अपने देश के लोगों की रक्षा करना, ये न्याय युद्ध की कैटेगरी में आता है। तो ये भी सुरक्षा का एक उपाय है। और पांचवा और अंतिम उपाय विश्वास बहाली। देशों में एक दूसरे के प्रति विश्वास की भावना का विकास करना परंपरागत सुरक्षा के उपाय थे। ये 5 उपाय हमने देखे: शक्ति संतुलन, सैन्य गठबंधन, निशस्त्रीकरण, न्याय युद्ध और विश्वास बहाली। अब हम देखते हैं परंपरागत सुरक्षा का दूसरा भाग, आंतरिक सुरक्षा। जब देश की शासन व्यवस्था कमजोर होती है तो वहाँ पर गृह युद्ध हो जाता है, आंतरिक कलह उत्पन्न हो जाती है और ऐसे में पड़ोसी शत्रु इसका लाभ उठाकर आक्रमण कर देता है। तो ये है आंतरिक सुरक्षा। आंतरिक सुरक्षा को एक बार देख लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आंतरिक सुरक्षा का महत्व कम हो गया और बाहरी खतरे की आशंका ज़्यादा हो गई। पश्चिमी देशों द्वारा अपनी सीमा के अंदर एकीकृत और शांति संपन्न हो गए हैं। इसके कारण ये रहा आंतरिक सुरक्षा का इतना ज़्यादा महत्व इसलिए नहीं रहा क्योंकि उन्होंने अपने अंदर एकीकृत और शांति संपन्न हो गए हैं पश्चिमी देश। पश्चिमी देशों के सामने अपनी सीमा के भीतर बसे समुदाय और वर्गों से कोई गंभीर खतरा नहीं। मतलब पश्चिमी देशों की जनसंख्या ऐसी है, वहाँ पर रहने वाले समुदाय आपस में ना तो लड़ते हैं, ना ही उनमें वर्गों का इस तरह बंटवारा है कि आंतरिक गृह युद्ध की संभावना हो सके। तो पश्चिमी देशों में आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा इतना महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं रहा है। बाहरी खतरे की आशंका, जैसे अमेरिका व सोवियत संघ को अपने ऊपर एक दूसरे से सैन्य हमले का डर था, इसको हम मान सकते हैं बाहरी खतरे की आशंका। यूरोपीय देशों को अपने उपनिवेशों में वहाँ की जनता से युद्ध की चिंता सता रही थी। ये लोग आज़ादी चाहते थे, जैसे फ्रांस को वियतनाम व ब्रिटेन को केन्या से जूझना पड़ा। ये हैं बाहरी खतरे की आशंका के 2 उदाहरण। इसमें एशिया और अफ्रीका के उदाहरण भी देख सकते हैं हम। एशिया और अफ्रीका के जो नए स्वतंत्र देश आज़ाद हुए हैं उनके सामने मुख्य रूप से सुरक्षा के लिए क्या क्या चुनौतियाँ हैं। सबसे पहले है अपने पड़ोसी देश से सैन्य हमले की आशंका। जिस तरह हम अपने देश में बार बार देखते आ रहे हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों ही पड़ोसी देश हैं और बार बार वहाँ हमले की आशंका बनी रहती है और निरंतर छिटपुट युद्ध चलता रहता है। दूसरा अंदरूनी सैन्य संघर्ष, ये भी जो एशिया और अफ्रीका के देश वर्तमान मतलब नए नए स्वतंत्र हुए थे उनके सामने एक ये भी समस्या थी, अंदरूनी सैन्य संघर्ष। कई जगह ऐसी थी जो अलगाववाद के आंदोलन उठ रहे थे और वो देश की अखंडता के लिए खतरा बन रहे थे। भारत में भी इस तरह के अलगाववादी आंदोलनों का सामना करना पड़ा, लेकिन भारत सरकार ने बहुत ही अच्छी तरह उन आंदोलनों का सामना किया और भारत की अखंडता को बनाए रखा। मैंने बात की थी निशस्त्रीकरण संधियाँ, जिनके द्वारा परंपरागत सुरक्षा के उपाय जब हम पढ़ रहे थे उसमें इसकी बात की थी। तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी मुख्य संधियाँ निशस्त्रीकरण के लिए जिन्होंने युद्धों को टालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सबसे पहले है जैविक हथियार संधि BWC, बायोलॉजिकल
वेपन के लिए है ये संधि, 1972 में हुई थी और 155 देशों ने जैविक हथियार उत्पादन पर रोक लगाई थी इस संधि के द्वारा। दूसरी है रासायनिक हथियार संधि, ये 1992 में हुई, 181 देशों ने अपने रासायनिक हथियारों पर रोक लगा दी। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि, मतलब जो एक दूसरे के ऊपर फेंकने वाली मिसाइलें थी, प्रक्षेपास्त्र बोलते हैं जिनको, उनके भंडारण में कमी के लिए ABM संधि की गई थी, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि। इसके अतिरिक्त स्टार्ट सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि, युद्ध के हथियारों में घातक हथियारों की संख्या में कमी करने के लिए की गई थी ये। इसके अतिरिक्त साल्ट, ये भी घातक हथियारों के संख्या में कमी करने के लिए की गई एक संधि थी। NPT परमाणु अप्रसार संधि, 1968 में संधि हुई। परमाणु हथियारों के निर्माण को रोकने के लिए ये संधि की गई थी NPT। इसके अतिरिक्त और भी कई संधि आई थी जिसमें CTBT का नाम है, वो भी परमाणु हथियारों के निर्माण से संबंधित है। तो ये वो निशस्त्रीकरण संधियाँ थी जिनने विश्व में बार बार होने वाले युद्ध के खतरे से बचाया था। अब हम देखते हैं गैर परंपरागत सुरक्षा और उसका अर्थ। गैर परंपरागत सुरक्षा को हमने देखा था 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक था मानव सुरक्षा, दूसरा था वैश्विक सुरक्षा। मानव सुरक्षा, सुरक्षित राज्य का अर्थ है जनता का सुरक्षित होना, लेकिन वर्तमान समय में इसका मतलब इतना ही नहीं है। इसका मतलब वर्तमान समय में इससे बढ़कर हो गया है। युद्ध, मानवाधिकार उल्लंघन, जनसंहार, आतंकवाद, इन सभी से के अलावा अकाल, महामारी और आपदा से भी लोग मरते हैं, अर्थात अभाव तथा भय से मुक्ति। जब कोई राज्य अपने जनता को इन सभी चीज़ों से सुरक्षित रखता है तो मानव सुरक्षा मानी जा सकती है। कौन कौन सी चीज़ें? युद्ध, जनसंहार, आतंकवाद, अकाल, महामारी, आपदा। अगर कोई राज्य अपने देश के मानवों को इन सभी प्रकार के चीज़ों से भय, इन सभी से मुक्ति देता है, सुरक्षा प्रदान करता है, तो वो है मानव सुरक्षा। इसके दूसरी तरफ है वैश्विक सुरक्षा। ऐसे खतरे जिनसे किसी एक देश को खतरा नहीं है बल्कि पूरे विश्व को खतरा है। जैसे हमने पर्यावरण मुद्दा है तो वो वैश्विक सुरक्षा का मुद्दा है। अगर तापमान में वृद्धि होगी तो पूरे विश्व को उससे खतरा होगा। तो ऐसे खतरे से अगर सुरक्षा दिलाई जाती है तो वो है वैश्विक सुरक्षा। अब हम देखते हैं खतरे या भय के नवीन स्रोत कौन कौन से हैं। जिन खतरे परंपरागत समय में हमें देखने को नहीं मिलते थे, वो अभी खतरे नवीन उभर कर सामने आए। देखते हैं। मानवता की सुरक्षा के खतरे हैं आतंकवाद, विश्वव्यापी निर्धनता, असमानता, शरणार्थियों की जीवन बाधाएं। ये वो नवीन खतरे हैं जो मानवता की सुरक्षा के लिए खतरे हैं। और विश्व सुरक्षा के लिए खतरे हैं, उनके ओर देख लेते हैं। महामारियाँ, जैसे वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कोरोना वायरस एक महामारी के रूप में पूरे विश्व में फैला हुआ है, ये विश्व सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है। पर्यावरण प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं जिसमें भूकंप, बाढ़ या सूखा, अकाल, इस तरह की जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं वो भी पूरे विश्व की सुरक्षा के लिए खतरा हैं। वैश्विक ताप वृद्धि, जिसकी हमने चर्चा की थी, अगर तापमान में वृद्धि होगी तो पूरे विश्व के लिए खतरा है। जनसंख्या वृद्धि भी पूरे विश्व के लिए खतरे के रूप में है। एड्स और बर्ड फ्लू, जिसका अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बना है, ये भी वैश्विक खतरा है और पूरे विश्व में ये फैल चुका है। तो ये थे खतरे के नवीन स्रोत। अब हम करते हैं मानव अधिकार विषय पर चर्चा। राजनीतिक अधिकार जैसे होते हैं, इनके उदाहरण हैं अभिव्यक्ति व सभा करने की आज़ादी, ये हैं राजनीतिक अधिकार। और इसके अतिरिक्त आर्थिक और सामाजिक अधिकार, उपनिवेशन जनता और जातीय और मूलवासी अल्पसंख्यक के अधिकार, इन वर्गीकरण को लेकर व्यापक सहमति है। लेकिन मानवाधिकार, सार्वभौम मानवाधिकार की संज्ञा किसे दी जाए, इस पर कोई
सहमति नहीं बन पाई है। इन विषयों पर तो सहमति बन गई है कि राजनीतिक अधिकार क्या हैं, आर्थिक अधिकार क्या हैं, सामाजिक अधिकार क्या हैं। इन सभी विषयों पर पूरे विश्व में सहमति बन गई है, लेकिन सार्वभौमिक मानवाधिकार की संज्ञा किसे दी जाए, इस बात पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। मानवाधिकार की सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा पत्र, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को अधिकार देता है कि वह मानवाधिकार की रक्षा के लिए हथियार उठाए। ये है मानवाधिकार की सुरक्षा। संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार उल्लंघन किस मामले में कार्रवाई करेगा और किस में नहीं करेगा, इस बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ निर्णय लेगा। अब हम देखते हैं भारत की सुरक्षा रणनीतियाँ क्या क्या हैं। भारत ने अपनी सुरक्षा के लिए क्या क्या रणनीतियाँ अपनाई हुई हैं। पहला है अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाना, सैनिक संख्या को बढ़ाना या सैनिकों की क्षमता को बढ़ाना या हथियारों की क्षमता को बढ़ाना। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को मजबूती से सहयोग करना, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक असमानता दूर करना, आर्थिक असमानता दूर करना, सहयोग मूलक सुरक्षा नीति और सैनिक गुटबंदी से अलग। भारत ने अपनी सुरक्षा की रणनीतियाँ में निम्नलिखित रूप से इनको शामिल किया है। सुरक्षा के लिए सहयोग की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला है शक्ति संतुलन व गठबंधन की स्थापना सहयोग से करनी है। नवीन खतरे और आपदा से सुरक्षा सहयोग से, न कि सेना के द्वारा। इन खतरों से और आपदा से सुरक्षा में सहयोग के द्वारा करनी, न कि सेना की सहायता से। आतंकवाद से सुरक्षा, ये भी सेना से नहीं बल्कि सहयोग से। गरीबी, अशिक्षा, कुपोषण, इन सभी की समाप्ति करनी है। वो कैसे करनी है? अमीर देशों के सहयोग से करनी है। महामारियों व बीमारियों को फैलने से रोकना है, वो सहयोग से रोकना है। सरकार यदि मानव अधिकारों का आनंद करे तो मुक्ति के लिए ज़रूरी है अंतर्राष्ट्रीय समाज का सहयोग। तो ये सुरक्षा के लिए सहयोग था। सभी देश एक दूसरे के सहयोग से किन किन खतरों से और किन किन चीज़ों से सुरक्षा कर सकते हैं सहयोग के द्वारा। शक्ति संतुलन और न्याय युद्ध की बात हमने शुरू में ही की थी जब हमने परंपरागत सुरक्षा के उपाय देखे थे। एक बार फिर देख लेते हैं। शक्ति संतुलन, जब दो देश या समूह के पास बराबर शक्ति होती है जिससे वे एक दूसरे पर आक्रमण करने से कतराते हैं, क्योंकि युद्ध का अर्थ है विनाश और तबाही। जब दो देशों को लगता है कि सामने वाले देश के पास भी बराबर की शक्ति है और अगर युद्ध होगा तो दोनों को बराबर का नुकसान होगा, इसलिए दोनों ही देश एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करते और युद्ध की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। इसको हम कहते हैं शक्ति संतुलन। न्याय युद्ध, जिसकी हमने बात की थी, जब कोई देश किसी देश द्वारा युद्ध उचित कारणों अर्थात आत्मरक्षा या नरसंहार से बचने के लिए किया जाए तो ऐसे युद्ध को न्याय युद्ध कहते हैं। जब किसी देश के ऊपर आक्रमण होता है तो उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं बचता और उसे अपनी रक्षा के लिए और नरसंहार को रोकने के लिए युद्ध में सम्मिलित होना पड़ता है और ऐसे युद्ध को न्याय युद्ध कहते हैं। उसके युद्ध को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, न्याय युद्ध के नाम पर उसे कहा जाएगा। तो आज का यह वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग, थैंक यू।